Hello everyone, so let us continue our MCQs from chapter number 4 Moving Charges and Magnetism. In the previous lecture we have already discussed 10 MCQs from this chapter. So let us start MCQ number 11. The electron having 182 electron volt kinetic energy moves on circular path in magnetic field of magnitude 10 raised to minus 4 Tesla. So what is the speed of an electron? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो इलेक्ट्रॉन दिया है उसके काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी गिवन है 182 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी काइनेटिक एनर्जी से वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है और उस पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 रेज़ टू माइनस 4 टेस्ला। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तब उसका पाथ सिर्फ डिफ्लेक्ट हो सकता है, मतलब वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा बट उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। सो स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी। सो इसलिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और हमें LHS काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है 182 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली एक ही फार्मूला से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू 182 eV। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे और फाइनल आंसर इसका आएगा आफ्टर कन्वर्जन 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 12. MCQ number 12. A proton, a deuteron ion and an alpha particle of equal kinetic energy perform circular motion normal to a uniform magnetic field B. If the radii of their paths are Rb, Rd and R alpha, then what is the relation between their radii? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीन चार्ज पार्टिकल दिए हैं, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तीनों की काइनेटिक एनर्जी हमें इक्वल दी है और तीनों पार्टिकल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है और उनकी रेडियस हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दी है Rp, Rd एंड R अल्फा। मतलब जब भी आपको Rp दिखाई दे, मतलब रेडियन Rp जब भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिलेगा तो Rp का मतलब होगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल, Rd मतलब रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन पार्टिकल एंड R अल्फा मतलब अल्फा पार्टिकल की रेडियस। सो हमें तीनों रेडियस के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़, जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी और जब हमने इन पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना होगा, तो QVB फोर्स होगा और सर्कुलर मोशन के लिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। सो इस फॉर्मूला से हम v को सब्जेक्ट बनाएंगे स्पीड को, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QBR/m। अब स्पीड का यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल दी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv²। अब तीनों पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, इसलिए K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3। अब यहाँ पे जो स्पीड हमें गिवन है उस स्पीड को हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फाइनल फार्मूला होगा Q² B² R²/2m। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, और हमने जब क्लास में ये थियोरी भी कंप्लीट की थी तब इस 6 to 7 फार्मूलाज इस थियोरी के अंदर हमने डिराइव किए थे। अब इस रिलेशन से हमें पता चलेगा कि अगर काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल की सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कौन से पार्टिकल के साथ हो सकता है और उस पार्टिकल की कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल होगी। सो इस तीनों पार्टिकल के लिए चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होगी। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। रेडियस तीनों पार्टिकल की हमें डिफरेंट दी है और इसके बाद हमें मास, तो तीनों पार्टिकल के मास भी डिफरेंट है। तो इस पूरे फॉर्मूला के अंदर काइनेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो हमें पूछा है रेडियस का रिलेशन, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/Q। तो ये एक रिलेशन हो जाएगा रेडियस के लिए जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे। सो यहाँ से हम तीनों पार्टिकल के मास और चार्ज को कंपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट R अल्फा, Rp एंड Rd। अब ये तीनों पार्टिकल के लिए हम लोग चार्ज और मास की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अल्फा पार्टिकल का मास मतलब 2He4, मतलब अल्फा के लिए मास कितना हो जाएगा 4। इसके बाद
प्रोटॉन के लिए मास हमने मान लिया सपोज m, तो यहाँ पे होगा ये 1। और थर्ड पार्टिकल है ड्यूटेरॉन, तो ड्यूटेरॉन मतलब क्या हो जाएगा 1H2, तो इसके लिए मास हो जाएगा 2। तो तीनों के लिए मास का रिलेशन आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 4, 1 एंड √2। अब चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस, हाइड्रोजन और ड्यूटेरॉन के लिए मतलब प्रोटॉन एंड ड्यूटेरॉन के लिए चार्ज की वैल्यू तो 1e रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 2, 1, 1। तो ये सारी क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं भी पता तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद लिस्ट के अंदर से आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। सो फाइनल आंसर रेडियस के लिए क्या हो जाएगा 1:1:√2, मतलब किसी दो पार्टिकल के लिए रेडियस की इक्वल वैल्यू आएगी और किसी एक की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की नहीं बट ड्यूटेरॉन की होगी, या फिर किसकी वैल्यू ज़्यादा या कम होगी ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम तीनों का रेशियो कंपेयर करेंगे। सो आर अल्फा आर पी मतलब अल्फा और प्रोटॉन के लिए ये रेडियस सेम हो जाएगी, बट उनकी जो रेडियस होगी वो ड्यूटेरॉन से ज़्यादा होगी, इसलिए लिखा है लेस देन आर डी, नहीं इससे कम होगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है लेस देन आर डी। सो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो ड्यूटेरॉन जो लास्ट पार्टिकल है उसकी रेडियस सबसे मैक्सिमम होगी और अल्फा एंड प्रोटॉन के लिए ये रेडियस की वैल्यू सेम हो जाएगी। सो इस एमसीक्यू के अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट रिलेशन मिला, और जिस रिलेशन से हमें रेडियस को कंपेयर किया मास एंड चार्ज के साथ, तो ये रिलेशन इस एमसीक्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। आपको जब एमसीक्यू पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर तो आपको ये पूरा रिजर्वेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको डायरेक्टली रेडियस का ये रिलेशन याद रखना होगा। सो फाइनल आंसर हमारा हो गया आर अल्फा इज इक्वल टू आर पी विच इज लेस देन आर डी। नाउ एमसीक्यू नंबर 13। नाउ एमसीक्यू नंबर 13, an electron having electric charge E moves in the circular orbit of radius small r with frequency f. What will be the magnetic moment linked with orbital motion of an electron? अब इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है और मैग्नेटिक मोमेंट का हमें फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला I/A। अब जब भी इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तब वो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन होगा। उस सर्कुलर पाथ के लिए एरिया कितना हो जाएगा πr²। इफ़ r स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव होगा तो इसका मतलब उस चार्ज पार्टिकल की वजह से हमें करंट भी मिलेगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर टाइम। तो ये दोनों क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए चार्ज एंड एरिया के लिए, मतलब करंट एंड एरिया के लिए। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट I/A, I मतलब क्या हो जाएगा ये Q/T और 1/T मतलब फ्रीक्वेंसी, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, इसलिए हमें डायरेक्टली 1/T को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, E/F इंटू एरिया हो जाएगा πr²। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका πFEr²। तो ये भी एक फार्मूला भी हो गया आपके लिए और एक एमसीक्यू भी हो गया। तो इस फार्मूला को भी आप याद रख सकते हो किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। नाउ एमसीक्यू नंबर 14। एमसीक्यू नंबर 14, एवरेज रेडियस ऑफ टॉरॉइड इज 10 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर 3000. Relative permeability of soft ion inside it is 2000. What will be the magnetic field produced inside it after passing 1 ampere electric current through it? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक टॉरॉइड दिया है जिसके लिए एवरेज रेडियस हमें मिली है 10 सेंटीमीटर। अब इस टॉरॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं हमें 3000। उसी टॉरॉइड के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयन को प्लेस किया है जिसके रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू है 2000। अब उसी टॉरॉइड से हमने 1 एम्पियर करंट को फ्लो किया, तो हमें पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इनसाइड दी टॉरॉइड। अब जैसे हमने टॉरॉइड के अंदर का मीडियम चेंज किया, मतलब बिफोर प्लेसिंग द आयरन पीस, उससे पहले जो हमारे पास मीडियम था वो वैक्यूम था। वैक्यूम के अंदर टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B=μ0n×I। अब जैसे हमने यहाँ से मीडियम चेंज किया, मतलब हमने आयरन पीस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तब हमने देखा कि इसका मीडियम चेंज होगा तो परमिएबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तब फॉर्मूला हो जाएगा B=μ×n×I। अब स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हम लोग लिखते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N/2πr सोलेनोइड के लिए,
लेंथ और टोरॉइड के लिए लेंथ ऑफ द सर्कल मतलब पेरीमीटर 2πr। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम एक और चेंज करेंगे परमिएबिलिटी का। जैसे हमारे पास ये म्यू है तो म्यू का रिलेशन हमारे पास है रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म में म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और स्मॉल एन को भी यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट किया है कैपिटल एन अपॉन 2πr से। सो हमारा फाइनल आंसर होगा 12 टेस्ला। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने टोरॉइड का कंसेप्ट यूज़ किया। अब टोरॉइड के अंदर जैसे मीडियम चेंज किया तो मीडियम के अकॉर्डिंग परमिएबिलिटी कैसे चेंज होगी और इस परमिएबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी का टर्म कैसे मिलेगा। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट हमने ऐड करके फाइनल एक फार्मूला बनाया है जिससे हमारा आंसर आया 12 टेस्ला। नाउ MCQ नंबर 15। MCQ नंबर 15, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप of radius 6 cm at a point on the axis at a distance of 8 cm from the center is 216 micro Tesla. What will be its value at the center of the loop? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है सर्कुलर लूप के लिए। उसी सर्कुलर लूप के लिए हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे पास सेंटर और एक्सिस का रिलेशन होगा तो डायरेक्टली हम लोग रिलेशन का यूज़ करके ये आंसर ला सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है तो रेडियस ऑफ द लूप 6 सेंटीमीटर, उस रेडियस के उस सर्कल के उस लूप के सेंटर से डिस्टेंस दिया है 8 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास x की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और रेडियस मतलब हमने यहाँ पे लिया है स्मॉल a विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली हमारे पास जो रिलेशन होगा सेंटर और एक्सिस के लिए तो इस रिलेशन का यहाँ पे हमने यूज़ किया b सेंटर अपॉन b एक्सिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एस टू 3/2 अपॉन a क्यूब। जैसे हमने सर्कुलर लूप के लिए थियरी स्टडी की थी और उसके एक्सिस और उसके बाद सेंटर के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था स्पेशल केसेस के साथ। इसी फॉर्मूला से हमने यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन लिखा है। तो आपको MCQ के लिए ये रिलेशन याद रखना है और इसी रिलेशन में हमारे पास स्मॉल a मतलब रेडियस की वैल्यू है और स्मॉल x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, वहाँ तक का डिस्टेंस भी हमारे पास गिवन है। तो सारी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर होगा b सेंटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 216 इंटू 10⁻⁶ इंटू एक्सिस। मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ से बी एक्सिस यहाँ पे आ गया। सो फाइनल हमारा आंसर क्या होगा, बी एक्सिस की वैल्यू रखने के बाद बी एक्सिस दिया है हमें 216 इंटू 10⁻⁶ और यहाँ से 216, ये मतलब सारी वैल्यूज़ कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो होगा 1000 माइक्रो टेस्ला। सो इस क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक फार्मूला हमें दिया है उस बेसिक फार्मूला से हम ये पूरा MCQ सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको ये बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए सेंटर और एक्सिस का। इसके बाद आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। नाउ MCQ नंबर 16। MCQ नंबर 16, a long horizontal wire A carries a current of 10 ampere. It is rigidly fixed. Another small wire B is placed just above the parallel to A in air. The weight of wire B per unit length is 40 into 10⁻³ Newton per meter and carries a current of 20 ampere. Find the distance of wire B from A so that wire B remains in stationary equilibrium condition. Also indicate the direction of current in B with respect to A. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर का कंसेप्ट यूज़ करना है। बिकॉज जैसे हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वायर ए तो हमारा फिक्स होगा जिसके अंदर से हमने 10 एम्पियर करंट भी फ्लो करवाया है और वायर बी को हमें उसके ऊपर प्लेस किया है और उसको हमने इस तरह से प्लेस किया है तो एक डिस्टेंस के बाद वो वायर स्टेशनरी हो जाएगा। अब वो वायर स्टेशनरी कब हो जाएगा, जब उसके उन दोनों वायर के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा और रिपल्सिव फोर्स भी
इतना ही होना चाहिए कि वो वायर एक मोमेंट तक रिपेल होगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। अगर ये दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएंगे तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम भी हो सकता है। सो इसीलिए यहाँ से एक चीज़ आपको पता हो जाएगी कि दोनों वायर के बीच में रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, और रिपल्सिव फोर्स के लिए जो कंडीशन होगी कि दोनों वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें डायग्राम से पता चले कि डायरेक्शन दोनों वायर के लिए करंट की डिफरेंट होगी। सो इस चारों ऑप्शन से हमें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के लिए एक चीज़ पता चलेगी कि म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, मतलब बी और डी में से कोई भी एक आंसर आ सकता है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वायर बी फ्रॉम ए, बी एंड ए वायर के बीच का डिस्टेंस। अब हमारे पास ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई वाई। इस फॉर्मूला से हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इसी फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपॉन वाई। अब इसी फॉर्मूला से हमने वाई को सब्जेक्ट बनाया, तो फाइनल आंसर होगा हमारा 1 इंटू 10⁻³ मीटर। अब आई बी की वैल्यू है 20 एम्पियर, will be in the opposite direction to IA is equal to 10 एम्पियर to remain in equilibrium। मतलब IB की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में इतनी होनी चाहिए कि वो A के साथ इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो इसीलिए हमारा आंसर डिस्टेंस के लिए 1 इंटू 10⁻³ मीटर होगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए करंट की डायरेक्शन म्यूचुअली अपोजिट होगी। सो इसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1 इंटू 10⁻³ मीटर एंड म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। Now next, MCQ number 17. The force existing between two parallel current carrying conductors is F. If the current in each conductor is half, then the value of force will be dash। अब इस सबसे इजी MCQ के अंदर हमें कंडीशन दी है पैरेलल वायर के लिए। अब टू पैरेलल वायर के लिए फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, अगर करंट की वैल्यू चेंज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये इसी रिलेशन से हमें पता भी चल जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर हमें सिर्फ करंट की वैल्यू चेंज करनी है। इसका मतलब कि इस फॉर्मूला के राइट हैंड साइड वाले पार्ट से कौन सी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो म्यू नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर मतलब सी यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, अपॉन 2 पाई वाई। 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, और वाई मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, और इसका हमें कोई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं दिया। इसका मतलब I1 और I2 को छोड़ के सारे टर्म यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल रिलेशन क्या बचेगा फोर्स के साथ, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 इंटू I2। सो F डैश अपॉन F इज इक्वल टू I1 डैश I2 डैश अपॉन I1 इंटू I2। अब I1 डैश I2 डैश मतलब हमारा जो फाइनल करंट जो हमने हाफ किया है वो I1/2 I2/2 डिवाइड बाय I1 I2। सो यहाँ से I1 I2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर बचेगा 1/4। सो F डैश इज इक्वल टू F/4, मतलब हमारा जो फाइनल फोर्स होगा वो इनिशियल फोर्स से 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, F/4। नेक्स्ट MCQ number 18. For the galvanometer working as a voltmeter, dash is connected with the coil of the galvanometer. Option A, high resistance in parallel, high resistance in series, low resistance in parallel and low resistance in series। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें वोल्टमीटर को फॉर्म करना है बाय यूजिंग गैल्वेनोमीटर। अब जब भी गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाएंगे तो हमें एक सीरीज रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा जिससे गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्ट भी हो सके और उसके दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल सके। सो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहिए या मिनिमम। अगर मिनिमम करंट फ्लो होगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्टेड रहेगा। तो जब भी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रखनी है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है जो हमने ऑलरेडी थियोरी में भी स्टडी की थी। जब भी आपको एम्पियर मीटर या फिर एम मीटर पूछा जाए तो एम मीटर के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एम मीटर के लिए हमने जो शंट रेजिस्टेंस यूज़ किया है वो शंट रेजिस्टेंस
उस गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और हमारी ट्राई क्या रहेगी कि मैक्सिमम करंट उस शंट रेजिस्टेंस से फ्लो हो जाए जिसकी वजह से हमारा गैल्वेनोमीटर प्रोटेक्टेड रहे। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए शंट का रेजिस्टेंस कम होगा, मिनिमम। सो इस दोनों का कंसेप्ट आपको पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए और वो रेजिस्टेंस हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है, मतलब ऑप्शन बी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 19। MCQ number 19. The ratio of periods of alpha particle and proton moving in a circular path in uniform magnetic field is dash। अब यहाँ पे हमें टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन के लिए, और इन दोनों के लिए हमें कंडीशन क्या दी है कि वो दोनों के लिए सर्कुलर पाथ है जब भी ये दोनों पार्टिकल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। मतलब हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हमने पहले रखा है अल्फा पार्टिकल को और उसके बाद हमने रखा है प्रोटॉन को, तब हमें फाइंड आउट करना है अल्फा एंड प्रोटॉन पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड का रेशियो। तो यहाँ से आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर आपको टाइम पीरियड का डायरेक्ट फार्मूला पता होगा 2πm/QB, यह फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है यहाँ से। तो यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो इस क्वेश्चन के साथ मैच करो इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें यूनिफॉर्म दी है, 2π की वैल्यू कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कांस्टेंट, और दो जो पार्टिकल हमें दी है अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन पार्टिकल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मास एंड चार्ज का। तो यहाँ से ये डायरेक्ट रिलेशन पता होगा T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। सो यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन क्या आएगा, T अल्फा अपॉन TP इज इक्वल टू M अल्फा अपॉन MP इंटू Q ऑफ प्रोटॉन अपॉन Q ऑफ अल्फा। इस सारे की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे अल्फा पार्टिकल का मास पता है प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है, सो M अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स M ऑफ प्रोटॉन। तो ये एक हमें रिलेशन पता है। चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। सो 4 एंड 2 ये दोनों का रिलेशन है, तो यहाँ से डायरेक्टली रिलेशन यूज़ करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 2:1। सो टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन विच इज़ इक्वल टू 2:1। सो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 2:1। Now next MCQ number 20. MCQ number 20. If a proton moving with velocity 3 × 10⁵ meter per second enters into magnetic field at an angle 30 degree, radius of its trajectory will be dash centimeter। अब यहाँ पे हमें एक प्रोटॉन को एक वेलोसिटी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड में इंसिडेंट किया है। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड दी है जिसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाने के बाद प्रोटॉन पार्टिकल उसके अंदर एंटर हो रहा है। तो इस प्रोटॉन पार्टिकल के लिए हमें रेडियस पूछा है। इसका मतलब यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब उसका पाथ, उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज होगी। तो यहाँ पे हमें वही चीज़ पूछी है कि अगर प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पे हमने मूव करवाया है तो वो प्रोटॉन पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी का रेडियस, उस पाथ का रेडियस कितना होगा। सो रेडियस के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, बट यहाँ पे एक चेंज क्या होगा कि यहाँ से जो पार्टिकल को हमने रिलीज़ करवाया है उस पार्टिकल को ऑलरेडी हमने एक एंगल के साथ रिलीज़ किया है। सो जो फोर्स होगा उस पार्टिकल के ऊपर वो QV×B, और V×B को हम सॉल्व करेंगे तो VB sin थीटा बचेगा, बिकॉज हमने ये देखा है कि पार्टिकल को हमने अगर सेम डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वहाँ से उसका आंसर 0 हो जाएगा, 0 sin 0 एंड sin 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें तो 30 डिग्री ऑलरेडी दिया है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे sin 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अदरवाइज आपको ये सारा फॉर्मूला तो पता ही है, सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। सो mv²/r इज इक्वल टू QVB sin थीटा। अब यहाँ से m इंटू ये V1 जो है दिया हमें, तो V1 को हमने चेंज किया है V sin थीटा, जो एंगल के साथ हमने उसको रिलीज़ करवाया है। सो mv sin थीटा होल² r विच इज़ इक्वल टू QVB sin थीटा। तो एक sin थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा,
तो फाइनल आंसर बचेगा रेडियस के लिए v sin थीटा अपॉन b इंटू ई बाई एम। और ई बाई एम को हमने क्यों अलग से यहाँ पे रखा है, बिकॉज यहाँ पे हमें ब्रैकेट में ई बाई एम की डायरेक्ट वैल्यू दी है 10⁸ कूलम पर kg। सो इसीलिए हमने यहाँ पे ई बाई एम को अलग से रखा। अब यहाँ से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा मीटर में, एसआई यूनिट में, जिसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें पूछा है आंसर सेंटीमीटर में। सो इसका फाइनल आंसर होगा 0.5, मतलब ऑप्शन ए। सो इस लेक्चर में हमने 10 MCQs 4 चैप्टर से कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर नंबर 5 से, मतलब मैग्नेटिज्म के ही टॉपिक से और भी MCQs सॉल्व करेंगे। थैंक यू।